नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे हम बुलेटिन की। ये देहरादून से हमारे पास है। यहाँ के सिनेमा घरों में फिल्म पद्मावत नहीं लगाए जाने को लेकर क्षत्रिय महासभा ने विरोध किया। फिल्म का विरोध करने वालों का कहना है कि वो मांग करते हैं कि थिएटर मालिक ये फिल्म न लगाए और जनता ये फिल्म देखने न जाए। विरोध को देखते हुए देहरादून के थिएटर्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो हालात और विरोध को देखते हुए सतर्क है। तो ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देहरादून से। सिनेमा घरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि क्षत्रिय सभा के लोग ये कह रहे हैं कि लोग इसको देखने न जाएं और थिएटर मालिक इस फिल्म को अपने वहां न लगाएं। ये इस फिल्म का लगातार विरोध कर रहे हैं क्षत्रिय महासभा के लोग। और देखिए कैसे हाथ में झंडे लिए हुए सड़कों पर हैं, इनके पास बैनर्स हैं और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क। देहरादून की तस्वीरें, वहीं से खबर। विरोध स्वरूप सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, जितने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा मालिक हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी बेहुदा पिक्चर जो समाज में वैमनस्य पैदा करती हो, जो समाज में गलत चीज बेचती हो, गलत इतिहास बताती हो, उसको ना लगाएं और जनता को कोऑपरेट करें। और अगर ये लगाएंगे तो उसका हम विरोध करेंगे और विरोध का तरीका हमारा हर तरीके से होगा। हम लोगों को जागरूक करेंगे कि ऐसे बेहुदा लोग जो ऐसी बेहुदा पिक्चर के लिए पैसा कमाने के लिए सिर्फ ऐसा पिक्चर लगा रहे हैं, इन पिक्चरों का बहिष्कार करो और इन पिक्चरों में मत जाओ, इन मॉल्स का बहिष्कार करो। जो एक पिक्चर को रिलीज करने को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, 25 तारीख को इसको रिलीज होना है और कुछ संगठन हैं जो कि इसको रिलीज नहीं करना चाहते हैं और इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था है, प्रशासन भी हमारे साथ में है। आगे जो भी दिक्कत आएगी हम सब लोग साथ में इनको देखेंगे। और आज क्योंकि 25 तारीख को फिल्म रिलीज होनी है, तो पहले से किस तरह की व्यवस्था की आपने इस प्रदर्शन के अलावा? इसके अलावा भी जहां पर भी पिक्चर रिलीज हो रही है, अगर फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो फोर्स वहां पर तैनात कर दी जाएगी। अभी अपनी बात सिनेमा घर के ये मालिक है कॉम्प्लेक्स को, उनको पहुंचाना चाह रहे हैं कि इनकी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि मूवी का रिलीज ना किया जाए। सारी बातें आपने इससे संबंधित सुनी। आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से। वहां के भेल में एक बार फिर हाथी ने आतंक मचा दिया। जी हां, जगजीतपुर के अजितेश विहार में बीती रात एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। सड़क पर चलने वाले वाहनों को जमकर दौड़ाया। यह हाथी कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आपको बताएं कि सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। देखिए आप, हाथी की उत्पात मचाती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार के भेल से। ये देखिए तस्वीरें हमें मिली हैं। जमकर इसने उत्पात मचाया है और वन विभाग की टीम सूचना के बाद भी नहीं पहुंची है सबसे ज्यादा निराशाजनक। सड़क पर इस हाथी ने वाहनों को ही दौड़ा दिया। सूचना दी गई वन विभाग को, फिर भी उनकी टीम वहां पर नहीं पहुंची। हरिद्वार की तस्वीरें, वहीं से खबर। क्या वन विभाग की टीम किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही है? सवाल यह। इधर रुड़की में कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली और उसका शव जेवर थाने के गंग नहर में मिला। किसान 1 महीने से लापता था। बैंक का 3 लाख रुपए उस पर कर्ज था और इसके लिए बैंक से बार बार नोटिस आ रहा था। इसके बाद किसान ने आत्मघाती कदम उठाने को वो मजबूर हो गया। मामला झबरेड़ा थाना इलाके के शेरपुर खेलमहू गांव का है। रुड़की से खबर सनसनीखेज। 1 महीने से लापता किसान का शव मिला है। बैंक से 3 लाख रुपए कर्ज उसने ले रखा था और गंग नहर से उसका शव मिला है। आत्महत्या की बात सामने आ रही है। बार बार नोटिस मिल रहा था उसे कर्ज वापस करने के लिए। तनाव में था, दबाव में था और आत्महत्या के अलावा उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। बेहद अफसोसनाक खबर, बहुत दुखद। रुड़की में जेवर के गंग नहर में इस किसान का शव मिला है। 1 महीने से अपने घर से लापता था। बार बार नोटिस मिल रहा था इसको बैंक से, लेकिन कर्ज नहीं चुका पा रहा था ये और बहुत प्रेशर में, बहुत दबाव में था और आखिरकार अपनी जिंदगी खत्म कर ली इसने। कोशिश करें कि और जानकारी आपको दें। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज, और क्या जानकारी आपके पास इस बहुत ही दुखद वाकये के बारे में? जी, मैं आपको बता दूं कि ये झबरेड़ा थाना क्षेत्र खेलपुर मऊ गांव पड़ता है, जहां पर एक किसान ने, सुदेश नामक किसान ने एक आत्महत्या की है, जो कि जिसका शव
एक ग्रेटर नोएडा के गंगनहर में मिला था और इसके बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। हम अभी उन्हीं के परिवार से आ रहे हैं। तो परिवार वालों का कहना है कि जो इन्होंने कर्ज लिया था, लगभग 3 लाख का इन्होंने कर्ज लिया था, उसके बाद से ये काफी परेशान चल रहे थे। पिछले 1 महीने से घर से लापता थे और कल इनका शव जैसे ही नहर में मिला तो परिजनों में एक सन्नाटा सा पसर गया। उन्होंने पहचान करने के बाद कल ही उसका दाह संस्कार कर दिया। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, पिछली बार भी टिहरी जिले में, सितारगंज में तमाम से किसान रहते थे जिन्होंने आत्महत्याएं की थी। अब एक और मामला यहाँ पे आया है, जिस तरीके से किसान ने आत्महत्या की है, कर्ज में डूबकर किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सरकार पे भी सवाल उठने लाजमी है। जिस तरीके से बिल्कुल स्वाभाविक है मनोज, उठेगा, व्यवस्था पर तो सवाल उठेगा ही। धन्यवाद आपका। इधर उत्तराखंड के खनन विभाग में खनन माफिया किस कदर हावी है, ये बात तब सामने आई जब एक बड़ी खनन कंपनी को फायदा पहुंचाने के मकसद से विभागीय अधिकारियों ने शासनादेश में छेड़छाड़ की। इस कार्यस्थानी की भनक जब खनन निदेशक विनय शंकर पांडे को लगी तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से पूरी टेंडर प्रक्रिया ही निरस्त कर दी। दरअसल 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले 34 उपखनिज लॉटों के आवंटन के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। 11 जनवरी को इसकी तकनीकी बिड भी खोल दी गई थी। 20 जनवरी को इसकी वित्तीय बिड खोली जानी थी और इसी बीच 19 जनवरी को इसमें एक बड़ी तकनीकी खामी पकड़ में आ गई। टेंडर प्रपत्र में शासनादेश में छेड़छाड़ की गई थी। पूरे मामले में शक की सुई ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के एक अधिकारी पर घूम रही है। इसी अधिकारी ने टेंडर प्रपत्र को बनाया था। मामले का वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने भी संज्ञान लिया है। आवेदन किया था पौड़ी गढ़वाल के साइड में, और लेकिन ये है कि जब इन्होंने बोला कि 28 तारीख तक अगर कुछ भी चेंजेस आने होंगे तो 28 तारीख तक कर देंगे। 28 तारीख के बाद कोई भी चेंजेस अगर हम करते हैं तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि फाइल इनकी तरफ से पूरा ओके है। आज सडनली कल इन्होंने टेक्निकल बिड खोली, टेक्निकल बिड में जो क्वालिफाई लोग हम कर गए हैं, आज फाइनेंशियल बिड हम लोगों की खुली थी जगह पे। सडनली रात को 2:30-3 बजे अपना स्टाफ ये बिठाते हैं, 4-4 बजे 5-5 बजे मेल भिजवाते हैं कि टेंडर निरस्त हो गया। किस कारण निरस्त हो गए? और सुधार कर हम पुनः सबको मौका दें टेंडर प्रक्रिया में आने के लिए। और जैसा कि शासन की नियमावली में बड़ी स्पष्ट व्यवस्था है और सरकार की मंशा है कि जो 5 हेक्टेयर से कम के लाट हैं वो उत्तराखंड के उस जनपद के स्थायी निवासियों को ही मिले। इस चीज़ का ध्यान सरकार ने रखा है, शासन ने रखा है, अपनी नीति में रखा है। टेंडर डॉक्यूमेंट बनाते समय ये उसमें स्थायी निवासियों के साथ साथ कंपनी और फर्म गलती से वो मिसप्रिंट हो गया था, उसकी वजह से बाहर के लोगों का भी इसमें पार्टिसिपेशन हुआ, जो कि नियमावली के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत था। इस गलती को हम लोगों ने स्वीकार किया, इसको हम प्रक्रिया को निरस्त कर रहे हैं। देखिए, सरकार की इच्छा थी कि पारदर्शी प्रक्रिया हो, टेंडर के माध्यम से हो और हायर बिड को ही स्वीकृत किया जाए। और इसमें विशेष तौर पर स्थानीय लोगों को इसमें प्रतिभाग करने का अवसर मिले, और अगर त्रुटि हुई है तो उसको सुधारा जाएगा, और जो भी जिसके स्तर पर गलती हुई है उनसे पूछा भी जाएगा किस कारण से ये त्रुटि हुई है। इधर लंबे समय से अभियंताओं की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को जल्दी ही खाली पड़े 584 पदों पर भर्ती का तोहफा मिल सकता है। पेयजल निगम में सहायक अभियंता और अवर अभियंताओं से लेकर वैयक्तिक सहायक के 584 पद रिक्त पड़े। शासन में पदों को विज्ञप्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पेयजल मंत्री प्रकाश पंत के अनुसार इसे जल्दी मंजूरी देकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। बहुत अधिक रिक्तियां बनी हुई हैं, जिनमें से विशेष तौर पर हमारे कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंताओं की रिक्तियां हैं, जिनको हम उसकी अनुमति दे रहे हैं। शासन में वो फाइल प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही हम उसकी अनुमति दे करके उसे पदों का विज्ञापन करेंगे और उनमें हम नियमित रूप से भर्ती की प्रक्रिया करेंगे, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगी, ताकि पारदर्शी तरीके से हमारे बेरोजगार नौजवानों को अवसर मिले। और राज्य भले ही 45,000 करोड़ के बोझ तले दबा हो, लेकिन इसके बावजूद सरकार न तो जनता पर टैक्स का कोई बोझ बढ़ाना चाहती है और न ही कोई नया सेस लगाने पर विचार कर रही है। शनिवार को सोशल मीडिया पर फेसबुक चैट के दौरान वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल पीने के पानी के दाम बढ़ाने जाने की कोई संभावना नहीं है। और शीशमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होने वाला है। जी हाँ, जल्दी ही मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद प्रोजेक्ट की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट देहरादून की सफाई व्यवस्था से जुड़ा होने के कारण सरकार के लिए बहुत जरूरी है।
शनिवार को नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे और सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और प्रोजेक्ट की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। किसमबाड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारे साथ नगर आयुक्त हैं विजय कुमार जोगदंडे जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो खासियत जानना चाहेंगे और कब तक आप शुरू करेंगे ये भी जानना चाहेंगे। ये जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है किसमबाड़ा में, ये पूरे देश का जो है पहला कवर्ड प्लांट है। पूरे देश में कहीं भी कवर्ड प्लांट्स नहीं होते हैं। और सेकेंडली यहाँ पे जो खाद बनाई जा रही है, ये खाद जो है इसमें 3 ट्रॉमेल्स लगे हुए हैं। 75 मिलीमीटर का ट्रॉमेल वहाँ लगा हुआ है, 2 ट्रॉमेल्स है वहाँ पे। तीसरा ट्रॉमेल यहाँ लगा हुआ है जो कि 25 मिलीमीटर का है। और जो सबसे आखिरी ट्रॉमेल होगा जिसके अंत में खाद बनेगी, वो ट्रॉमेल 4 मिलीमीटर का है, वो वहाँ लगा हुआ है। तो इन ट्रॉमेल में जब खाद जाती है तो ऑटोमेटिकली जो डिग्रेडेबल कूड़ा होता है वो ट्रॉमेल के अंदर से फिल्टर हो जाता है, और जो फिल्टर नहीं हो पाता है उसको अलग कर दिया जाता है, जिसमें कि हम लोग फिर RDF बनाते हैं। RDF का मतलब होता है रेफ्यूज डिराइव फ्यूल। उसको जो पावर प्लांट्स होते हैं या सीमेंट फैक्ट्रीज होती हैं वो अपने फ्यूल में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उसका इस्तेमाल हो जाता है। और जो ऐसा कूड़ा होता है कि जो कहीं ट्रीट नहीं हो पाता है या RDF नहीं बन पाता है, उसको हमारा लैंडफिल साइट होता है जो कि वहाँ पर एक बना हुआ है, जिसमें कि एक जियोसिंथेटिक लेयर भी लगा हुआ है, केमिकल बैरियर उसमें किया गया है, वो वहाँ पर डंप किया जाता है। उसका एक तरीका ट्रीटमेंट करने का वो अपनाया जाता है, वहाँ पे करा जाएगा। संभवतः 14 जनवरी को ये होना था, अब क्या डेट है, कब तक इसको शुरू कर देंगे आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग इसका लोकार्पण करवाना चाह रहे हैं, तो संभवतः 23 या 24 तारीख को इसका लोकार्पण का तिथि निश्चित हो सकता है। ये है विजय कुमार जोगदंडे, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि प्रोजेक्ट को शुरू करने की चुनौतियां तो हैं, क्योंकि विरोध जरूर हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि इतना बड़े प्रोजेक्ट को लेकर उत्साह है और जल्द ही मुख्यमंत्री का समय मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को शुरू भी किया जाएगा। कैमरामैन भरत के साथ नवीन उनियाल, ETV न्यूज, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की सर्वोच्च शासकीय कार्यदायी संस्था में ही नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सचिवालय प्रशासन के नियमों का ही अनुपालन नहीं हो रहा है। यह पूरा मामला क्या है, हम आपको दिखाते हैं। सचिवालय में उड़ रही नियमों की धज्जियां। कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहन रहे पहचान पत्र। 8 महीने पहले जारी किया गया था आदेश। मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक के लिए था आदेश। 8 महीने पहले सचिवालय प्रशासन ने एक फरमान जारी किया था। फरमान था कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक सभी के लिए अनिवार्य रूप से पहचान पत्र पहनने का। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया था कि किस रैंक के अधिकारी कर्मचारी को कौन से कलर का रिबन पहनना है। लेकिन सचिवालय प्रशासन के इस आदेश को कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक मानने को तैयार नहीं। ये कहीं ना कहीं सचिवालय प्रशासन विभाग की भी थोड़ा सा इसमें मैं मानूंगा कि थोड़ा सा शिथिल सचिवालय प्रशासन विभाग हुआ है। हैरान कर देने वाला नजारा तब था जब ETV की टीम ने प्रभारी सचिव सचिवालय प्रशासन हरबंस चुग से उन्हीं के पहचान पत्र नहीं पहनने का कारण पूछा। उनके पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था। हाँ, मेरे पास भी है। मैं किसी कारण से जो है इस समय किसी और समारोह में मुझे जाना पड़ा था, जिसके कारण उसको मैंने अभी उतार दिया था, परंतु ये व्यवस्था है, व्यवस्था का सभी पालन करते हैं। सूबे में शासनादेश को लागू कराने वाले सचिवालय कर्मी ही जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सचिवालय कर्मियों के गले में पहने जाने वाले पहचान पत्र की। जब ETV की टीम ने इसकी हकीकत को जानना चाहा तो नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहचान पत्र अनिवार्य रूप से नहीं पहनने वाले कर्मचारी और अधिकारियों पर आखिर सचिवालय प्रशासन कब तक और क्या एक्शन लेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ सोनू सिंह, ETV न्यूज, देहरादून। अगर नगर निकायों की सरगर्मियां शासन स्तर पर भी तेज हो गई हैं और इसके लिए विभाग ने होमवर्क करना भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि सचिव शहरी विकास ने कुछ कर्मचारियों के तबादले कर दिए। उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश भी दिए गए। शहरी विकास विभाग ने नगर निकायों में लंबे समय से खाली अधिशासी अधिकारियों के पदों को भरा है। इनमें लिपिक, सफाई निरीक्षक और अवर अभियंताओं को अलग अलग निकायों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए 40 अधिकारियों के तबादले भी किए गए। इसमें 6 अवर अभियंताओं को प्रभारी ईओ, 5 प्रभारी ईओ भी शामिल है। और नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण में सचिव का पद पर इन दिनों 6 मात का खेल चल रहा है। 13 नवंबर 2017 को झील विकास के विलय के बाद जिला विकास प्राधिकरण बना तो सचिव श्रीश कुमार और ADM हरबीर सिंह के बीच सचिव पद का मैच शुरू हो गया। शासन के GO के अनुपालन में 22 नवंबर को सचिव का पदभार ग्रहण किया। 29 नवंबर को श्रीश कुमार भी इस पद पर बैठ गए।
शासन ने 10 जनवरी को श्रीश कुमार को डिप्टी कलेक्टर चमोली बनाया जरूर, पर 16 जनवरी को अपने आदेश में संशोधन कर श्रीश कुमार को पटवारी प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक पद पर नई तैनाती दी गई। श्रीश कुमार इस दौरान छुट्टी पर चले गए। एडीएम हरबीर सिंह ने 12 जनवरी को फिर सचिव जिला विकास प्राधिकरण का जिम्मा ले लिया। आज मैंने ज्वाइन किया है सचिव जिला विकास प्राधिकरण, जो कि अभी हाल में ही मतलब पूरे प्रदेश में सभी जिलों में बनाया गया है। क्योंकि अभी जिला विकास प्राधिकरण बना है, पहले कुछ क्षेत्र उसमें नहीं थे, अब कुछ नए क्षेत्र बने हैं और लोगों को भी समझाया जाएगा कि जो कानून बना है उसका अनुपालन करें। मैं तो पिछले दिनों अवकाश पर था, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज मैं उपस्थित हूँ। बिना एक्सरसाइज के हुए इन तबादलों से जहां इस तरह की स्थितियां बनी हैं, तो सरकार की भी पूरे मामले में जमकर फजीयत हो रही है। पद मलाईदार है तो कोई भी अधिकारी छोड़ने को तैयार नहीं है। दोनों अधिकारियों के रस्साकसी के खेल में अब शासन रेफरी की भूमिका में है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में शासन किसके हक में फैसला सुनाता है। वीरेंद्र बिष्ट, ईटीवी न्यूज, नैनीताल। इधर रामनगर में ईटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। ईटीवी ने 26 दिसंबर को इंदिरा कॉलोनी में 2 मासूमों को मदद की दरकार की खबर दिखाई थी, जिनके स्थिति से माता पिता का साया छिन चुका है और वो अपनी बीमार और लाचार दादी के साथ रहते हैं। ईटीवी की खबर का विधायक दीवान सिंह ने संज्ञान लिया है। विधायक ने उनके घर पहुंचकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और हमेशा सामाजिकता निभाने के लिए ईटीवी का भी धन्यवाद दिया। ईटीवी में हमारी न्यूज दिखाई और हमारे यहाँ विधायक आए और इन्होंने हमारी सहायता करेंगे, हमें ये लगता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो ईटीवी में खबर को देखा था, तो मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, तो जानकारी ईटीवी के माध्यम से हुई, तो उसके बाद मुझे लगा कि देखना चाहिए। नरेंद्र शर्मा जी ने भी इन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री को लिखा है और उसमें शायद उन्होंने कुछ किया है, वो अगले महीने तक प्राप्त हो जाएगा और आगे भी जो व्यवस्था होगी शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, वो कराने की कोशिश करेंगे। टिहरी के नारगढ़ के पंकज सेमवाल को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पंकज सेमवाल को साल 2017 के वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसके बाद पंकज के स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज राजा खेत के टीचर्स और पंकज के सहपाठी और दोस्तों में भी खुशी का माहौल है। आपको बताएं कि 12वीं के छात्र पंकज ने 10 जुलाई 2016 की रात में अपने घर के आंगन में अपनी मां के ऊपर हमला कर रहे गुलदार को डंडे से पीटकर भगा दिया था और अपनी मां की जान बचा ली थी। प्रदेश के लिए और टिहरी जनपद के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे यहाँ के एक छात्र हैं विकासखंड प्रतापनगर के नारगढ़ जगह के, तो इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए चिन्हित किया गया है और इनके द्वारा बहुत ही साहसिक कार्य किया गया है और तेंदुए ने जब हमला किया गया था तो अपनी माताजी को भी बचाया गया, स्वयं को भी सेव किया। तो एक और पहाड़ का युवा रोजगार के लिए मैदानी क्षेत्रों में पलायन कर रहा है और दूसरी ओर चंपावत के पाटन के 4 युवकों की टीम अपनी ही पहाड़ की मिट्टी का इस्तेमाल कर स्वरोजगार सृजन कर नजीर पेश कर रहे हैं। पाटन के शिवम पांडे और उनके 3 साथी पहाड़ी काटकर घर बनाने के लिए जो मिट्टी फेंक देते हैं, उसी मिट्टी से ये खुद मशीन से मजबूत ईंट को तैयार कर रहे हैं। जहाँ काम करना आता है वो वहाँ की मिट्टी लेते हैं, उसमें 5% रेत 5% सीमेंट लेके मिक्स करते हैं और मॉइस्चर के लिए थोड़ा सा पानी। उसके बाद हमारी 4 लोगों की टीम है जो हम वो ब्रिक बनाते हैं। 9 इंच की ब्रिक बनती है। आप साइज इस आप पे डिपेंड करता है आपको किस साइज की बनानी है। पहाड़ की मिट्टी का सदुपयोग करने के लिए वो ग्रुप बनाया अपना, मतलब वो कि हम उससे ईंटें बनाएं। जो ईंटें प्लेन्स से आने वाली मिट्टी से काफ़ी टिकाऊ भी हैं। मेरा भतीजा शिवम इस कंसेप्ट के साथ आगे चल रहा है और ब्रिक्स बनाएंगे जिससे पॉल्यूशन पर भी कंट्रोल होगा, एनवायरनमेंट पे भी हेल्प मिलेगी। उसने शुरू किया, वो बहुत अच्छा काम मुझे लग रहा है। एक तरफ उत्तराखंड का युवा अपने रोजगार की तलाश में महानगरों की तरफ को भाग रहा है, दूसरी तरफ पलायन कर चुके गांवों के लिए नजीर बन रहे हैं चंपावत पाटन के ये 4 युवक, जो न सिर्फ मिट्टी से ईंट बनाने का काम कर रहे हैं बल्कि खुद रोजगार पैदा करने के साथ साथ ही दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मैं कमलेश भट्ट, ईटीवी न्यूज, चंपावत, पाटन गांव। आगे बढ़ते। दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत और दृढ़ निश्चय से की गई मेहनत हमेशा सफल होती है। जी हाँ, पहाड़ के बेरोजगार युवाओं के सामने टिहरी के दिनेश एक मिसाल है कि कैसे दृढ़ निश्चय से सफलता हासिल की जाती है। निर्धन परिवार के दिनेश ने बेकार लकड़ियों के टुकड़ों से कलाकृतियां बनाई। उनकी कीमत आज हजारों में है।
दिनेश ने अपने इस हुनर से न सिर्फ अपना लाखों का कर्ज उतारा बल्कि अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मैंने रास्ते में पहाड़ी कर देखा दीवार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार चीज़ को बनाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। तो बनाया मैंने, अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को, क्योंकि यहाँ पे रोजगार की अपार संभावनाएं, अगर कोई करना चाहे तो, इच्छुक हो तो। जैसे आजकल लोग अखरोट के पेड़ लगा रहे हैं, उसमें है, फ्रूट का है, और में 4-5 लोग अगर मेरे साथ काम करते 4-5 लोग मैं दे सकता हूँ मेरे साथ में, अगर काम चले जो। देवप्रयाग सीट से भाजपा विधायक विनोद कंडारी को पुणे के MIT विश्वविद्यालय में आदर्श युवा विधायक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुणे MIT विश्वविद्यालय में 8वीं भारतीय छात्र संसद के राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के दौरान विनोद कंडारी को केरल के विधानसभा अध्यक्ष P श्रीरामकृष्णन ने शनिवार को पुरस्कृत किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उसके बाद में गढ़वाल विश्वविद्यालय और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी खबरों को विस्तार में जानने के लिए लॉगिन करिए news18uk.com। नमस्कार। देश का वित्त मंत्री होता तो मैं कम से कम 3 बिंदुओं पर विशेष ध्यान देता: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजी रोटी। रोजी रोटी का तात्पर्य हमारा महंगाई से है। यदि देखा जाए तो महंगाई जो हम दिखाई पड़ रहा है, महंगाई वास्तव में नहीं है। अगर हमारी सरकार, जो ब्रोकर्स हैं बीच में, जो पैसा ले करके पैसा सामान को दबा देते हैं और बाद में मार्केट में उसको बेचते हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। इन पर विशेष लगाम लगाने की आवश्यकता है और यही कारण है कि किसान, आज हमारा किसान सफर कर रहा है। हमारे कुछ किसान भी ब्रोकर्स हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, जो सामान लेकर के दबा देते हैं और आउट ऑफ सीजन आकर के उसको बेचने लगते हैं। इसी कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए कि इस पर लगाम लगाएं। नंबर दूसरा, यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विशेषकर शिक्षा पर विशेष ध्यान देता।